नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी कल देश भर में होने वाले किसानों के बड़े प्रदर्शन की, देश के पूर्वी हिस्से पर दस्तक देने वाले चक्रवाती तूफान यास की, जानेंगे सीजेआई ने मोदी के पसंदीदा अफसर के नाम पर क्यों जताई आपत्ति, फेसबुक ट्विटर पर सरकार क्यों कर सकती है कार्रवाई, राहुल गांधी ने अब किस तरह सरकार पर कसा तंज, रामदेव के साथ क्यों खड़ी हुई खट्टर सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात देश में आने वाले अर्थव्यवस्था के बुरे दिनों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अपनी अपील। टीएमसी नेताओं की नजरबंदी के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने दी थी चुनौती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी, जल्दी होगा योगी कैबिनेट का विस्तार। 1 दर्जन नए मंत्री किए जा सकते हैं शामिल। कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की भी चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी हटाए जाने के संकेत। मौर्य को दी जा सकती है राज्य बीजेपी की कमान। टूलकिट विवाद में कांग्रेस ने ट्विटर को लिखी चिट्ठी। 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को मैनिपुलेटिव टैग दिए जाने की मांग। कांग्रेस ने बीजेपी पर उसके नाम की फर्जी टूलकिट वायरल करने को लेकर उठाई उंगली। सीमित दायरे में आज शेयर बाजार में हुआ कारोबार। सेंसेक्स 14 अंकों की गिरावट के साथ 50,638 पर हुआ बंद। निफ्टी 11 अंकों की तेजी के साथ 15,208 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कल 26 मई है। इसी दिन 7 साल पहले 2014 को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तब से अब तक वो देश के पीएम बने हुए हैं। बीजेपी इस दिन पूरे देश में अपनी ताकत दिखाती है, लेकिन इस बार मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में किसान ताकत दिखाएंगे। किसानों ने 26 मई को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। तो क्यों 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं किसान, और कहां-कहां से मिल रहा है किसानों को समर्थन, देखिए ये रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बार फिर किसान दिल्ली की सीमा पर इकट्ठा हो रहे हैं। किसान मोर्चा का कहना है कि उनके इस आंदोलन का मकसद ताकत दिखाना नहीं, बल्कि ये किसानों के गहरे असंतोष की सांकेतिक अभिव्यक्ति है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि किसान गाँव में, शहरों में और दिल्ली की सीमा पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारी काली पगड़ियां पहनेंगे, काले दुपट्टे ओढ़ेंगे और काले कपड़े पहनकर विरोध दर्शाएंगे। किसान अपने घरों की छतों पर, अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाएंगे। किसान अलग अलग स्थानों पर धरना देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आंदोलन होगा, लेकिन इसमें लोगों को एकत्रित करने या संख्या बल बढ़ाने पर जोर नहीं होगा। इसका उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपना विरोध दर्ज करवाना होगा। वहीं पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुलदू सिंह मनसा का कहना है कि सीमा पर किसानों की ज्यादा तादाद नहीं रहेगी, क्योंकि हमने किसानों से अपने गांव में ही एनडीए सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने को कहा है। मैं 26 मई को काली पगड़ी पहनूंगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक इसे पहनूंगा। किसानों के प्रदर्शन को पूरे विपक्ष का समर्थन भी मिल चुका है। कांग्रेस सहित 12 दलों ने किसानों के समर्थन में पत्र भी जारी किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार किसानों से बात करे और उनकी मांगों को माने। किसान और विपक्ष एक साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की इस रणनीति के आगे झुकती है या नहीं। किसान 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन से केंद्र सरकार भी डरी हुई है। वैसे कल का दिन देश के लिए मुश्किल भरा दिन होने वाला है। बंगाल की खाड़ी से उठा समुद्री तूफान यास कल दोपहर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पहुंच रहा है। इस तूफान को लेकर अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया गया था। ओडिशा और पश्चिम बंगाल इससे निपटने के लिए तैयार भी दिख रहे हैं। तो यास को लेकर क्या है तैयारी और कितनी होगी यास की रफ्तार, देखिए ये रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान ताउते के गुजरते ही दूसरे तूफान यास की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी थी और इसके मद्देनजर राहत और बचाव की तैयारियां कर ली गई थीं। तूफान यास का असर अब बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में दिखने भी लगा है। इन इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के चांदीपुर में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तूफान के खतरे को देखते हुए वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। राहत और बचाव कार्य के लिए पहले से ही एनडीआरएफ की 99 टीमों को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने भी अपने 11 परिवहन विमान और 25 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हुए हैं। मौसम विभाग ने जानकारी पहले ही दे दी थी कि तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिन हिस्सों में तूफान टकराएगा वहां तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। इसे देखते हुए इन इलाकों में मछुआरों को हटा दिया गया है और मछली पकड़ने की नावों को अंदर सुरक्षित जगह पर रखवा दिया गया है।
आईएमडी के मुताबिक तूफान का असर 26 मई को असम और मेघालय में, जबकि 28 मई को बिहार में भी देखने को मिल सकता है। इधर रेलवे ने तूफान को देखते हुए 24 मई से 29 मई के बीच चलने वाली 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कोलकाता बंदरगाह में यास को देखते हुए आज से जहाजों की आवाजाही को निलंबित कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन विनीत कुमार के मुताबिक एहतियाती उपाय के रूप में ये कदम उठाया गया है। विनीत कुमार ने कहा कि मंगलवार सुबह से जहाजों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। श्रमिकों को सुरक्षा की दृष्टि से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। चक्रवात के लिए जारी चेतावनी के मद्देनजर कोलकाता बंदरगाह कई एहतियाती उपाय कर रहा है। तूफान से नुकसान कम से कम हो, इसकी कोशिश हो रही है। अब देखना है कि तूफान का क्या असर होता है। वैसे तूफान कल पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी उठा था। मोदी सरकार की ओर से अपने चहेते अधिकारी को सीबीआई प्रमुख बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई, क्योंकि सीबीआई ने नियमों का ऐसा पहाड़ा पढ़ाया कि मोदी सरकार के चहेते अधिकारी सीबीआई प्रमुख बनने की दौड़ से ही बाहर हो गए। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के बेहद करीबी माने जाने वाले राकेश अस्थाना का नाम अब सीबीआई चीफ बनने की लिस्ट से बाहर हो गया है। राकेश अस्थाना पहले भी सीबीआई में काम कर चुके हैं। राकेश अस्थाना की मोदी सरकार से करीबी को इसी बात से समझा जा सकता है कि उनके लिए सीबीआई में विशेष निदेशक का पद बनाया गया था, जहां उनकी नियुक्ति की गई थी। राकेश अस्थाना की नियुक्ति से पहले सीबीआई में इस तरह का कोई पद नहीं था। विशेष निदेशक के तौर पर राकेश अस्थाना की सीबीआई में पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीबीआई में उस समय आने वाले महत्वपूर्ण केस सीबीआई निदेशक नहीं, राकेश अस्थाना देखते थे। लेकिन 2019 में उस समय के सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के साथ उनका विवाद हो गया था। इस विवाद में मोदी सरकार को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। बाद में राकेश अस्थाना का ट्रांसफर बीएसएफ में कर दिया गया था। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का चीफ बनाया गया था। तभी से राकेश अस्थाना की निगाहें सीबीआई चीफ की कुर्सी पर लगी हुई थी। नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर जब मोदी सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक बुलाई, तभी दावा किया जा रहा था कि राकेश अस्थाना के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश पीएम की ओर से की जाएगी। सरकार की ओर से 3 नाम सामने रखे गए, जिसमें राकेश अस्थाना का नाम प्रमुख था। जो कमेटी सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर मुहर लगाती है, उसमें पीएम मोदी के अलावा नेता विपक्ष और सीजेआई शामिल होते हैं। अधीर रंजन की ओर से तो राकेश अस्थाना के नाम पर पहले ही आपत्ति जताई जा रही थी, जिसे मोदी सरकार खारिज करने को तैयार थी, लेकिन मोदी सरकार की रणनीति सीजेआई ने फेल कर दी। सीजेआई एनवी रमना ने सरकार को सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए नियमों का ध्यान दिलाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को सीबीआई चीफ नहीं बनाया जा सकता जिसकी नौकरी के 6 महीने भी नहीं बचे हैं। उन्होंने मीटिंग में कहा कि पैनल को नियम के आधार पर ही किसी नाम पर विचार करना चाहिए। राकेश अस्थाना 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। सीजेआई की बात का अधीर रंजन ने भी समर्थन किया और राकेश अस्थाना का नाम खारिज हो गया। सिर्फ अस्थाना ही सीबीआई प्रमुख की दौड़ से बाहर नहीं हुए, बल्कि मोदी सरकार के दूसरे चहेते अधिकारी वाईसी मोदी भी इसी कारण दौड़ से बाहर हो गए। वो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। विपक्ष की ओर से तो ये दावा किया जा रहा है कि अस्थाना के नाम पर सहमति न बन पाने की सूरत में वाईसी मोदी को सीबीआई चीफ बनवाने के लिए ही ये बैठक अभी बुलाई गई थी। जिन 3 नामों को बैठक में रखा गया था, उसमें से सिर्फ सुबोध कुमार जायसवाल के नाम पर सीजेआई ने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अब ऐसे में उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन अभी सरकार की ओर से सहमति नहीं दी गई है। ऐसे में एक और बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें सरकार कुछ और नाम जोड़ सकती है। राकेश अस्थाना मोदी सरकार के चहेते अफसरों में शामिल रहे हैं। वैसे 2 साल पहले उनके कारण सरकार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। परेशानी तो सरकार को इस समय सोशल मीडिया से भी हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय सरकार को घेरने वाली पोस्ट बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन अब एक नियम सोशल मीडिया पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। मोदी सरकार ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी साइटों को बंद करने की तैयारी में दिख रही है। तो क्या है नियम जिससे मुश्किल में आ गई है सोशल मीडिया? देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार काफी वक्त से सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था और उन सभी का ऑफिस भारत में होना जरूरी रखा गया था। नियमों में शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने को भी जोड़ा गया था। आदेश में ये भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फिजिकल कॉन्टैक्ट पर्सन की जानकारी देनी होगी। दरअसल भारत में कई लोग लगातार सोशल मीडिया पर समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन पीड़ितों को ये नहीं पता था
कि वो किससे शिकायत करें और कहां उनकी समस्या का समाधान होगा। सरकार द्वारा जारी नियमों के बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है। कुछ ने कहा कि वो अमेरिका में अपने मुख्य कार्यालय से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब नियम लागू करने का आखिरी समय भी आ चुका है, जिसके बाद अगर सोशल मीडिया कंपनियों ने अगर केंद्र सरकार की शर्तों को नहीं माना तो सरकार कोई सख्त कदम उठा सकती है। सरकार हो या सोशल मीडिया, सभी सवालों के घेरे में है। ट्विटर से दिल्ली पुलिस सवाल पूछ रही है, उसने संबित पात्रा के ट्वीट को कैसे मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया। तो कांग्रेस सांसद सरकार से सवाल कर रहे हैं कि वो डरती क्यों है, और अब राहुल गांधी ने सरकार पर फिर तंज किया है। देखिए ये रिपोर्ट। संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी मनगढ़ंत दावों का प्रचार बताकर ट्विटर अब खुद मुसीबत में फंस गया है। मोदी सरकार ट्विटर के खिलाफ हो गई है और ट्विटर पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो संबित पात्रा के ट्वीट से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटाएं। दिल्ली पुलिस ने भी इसे लेकर ट्विटर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल सोमवार को दिल्ली पुलिस ट्विटर के दिल्ली के लाडोसराय और गुड़गांव स्थित कार्यालय पहुंच गई। पुलिस ने इस छापेमार कार्रवाई को सिर्फ नोटिस देने की बात करते हुए पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के संदेश ट्विटर इंडिया तक पहुंचा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से स्पष्टीकरण मांगा है कि उसने किस आधार पर संबित पात्रा द्वारा पोस्ट किए गए टूलकिट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया है। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल का दावा है कि दिल्ली पुलिस की टीमें सामान्य प्रक्रिया के तहत ट्विटर इंडिया को नोटिस देने के लिए उसके दफ्तरों में गई थी। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हम जानना चाहते थे कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन है, क्योंकि ट्विटर इंडिया के एमडी की ओर से मिला जवाब बिल्कुल सटीक नहीं था। पुलिस सिर्फ नोटिस देने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ट्विटर को डरा रही है ताकि ट्विटर सरकार के दबाव में संबित पात्रा के ट्वीट से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटा ले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्य डरता नहीं। इसे उन्होंने हैशटैग टूलकिट के साथ ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि सरकार विपक्ष को दबाने और डराने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन विपक्ष सत्य के साथ खड़ा रहेगा। सरकार, विपक्ष और ट्विटर के बीच विवाद चल रहा है। एक विवाद बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच भी चल रहा है। रामदेव के बयानों से आईएमए बेहद नाराज दिख रही है, लेकिन रामदेव अभी भी एलोपैथी का मजाक बना रहे हैं और बीजेपी भी रामदेव के साथ ही दिख रही है। हरियाणा सरकार तो खुलकर रामदेव के साथ खड़ी हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में जब से महामारी ने दस्तक दी है, तभी से बाबा रामदेव महामारी के इलाज में आयुर्वेद को कारगर बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस कोशिश में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने महामारी की दवा बताते हुए एक प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, जिसका नाम रखा कोरोनिल। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तभी से बाबा रामदेव और आईएमए के बीच तनातनी की खबरें सामने आने लगी। आईएमए का कहना था कि कोरोनिल महामारी के इलाज की प्रमाणित दवा नहीं है, जिसके बाद बाबा रामदेव को भी अपनी सफाई देते हुए कहना पड़ा था कि उनका प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, न कि महामारी का इलाज करने में। कोरोनिल को आईसीएमआर ने भी मंजूरी नहीं दी थी। बावजूद इसके ये दवा बाजारों में बिकती रही। इसके साथ ही बाबा रामदेव लगातार आयुर्वेद को एलोपैथी से ज्यादा कारगर बताने की कोशिश में लगे रहे। इसी कोशिश में बाबा ने एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एलोपैथी दवाओं के बावजूद कई लोगों की जान चली गई। रामदेव के इस बयान का पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी रामदेव को पत्र लिखकर बयान वापस लेने की मांग करनी पड़ी, जिसके बाद रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़ा। लेकिन अब हरियाणा की खट्टर सरकार बाबा रामदेव के समर्थन में खुलकर खड़ी हो गई है। हरियाणा सरकार ने महामारी के मरीजों के बीच कोरोनिल किट बांटने का फैसला लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा कि सरकार लोगों को कोरोनिल किट मुफ्त में देगी। राज्य सरकार के इस फैसले से विवाद बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीएमआर की तरफ से कोरोनिल को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। बावजूद इसके खट्टर सरकार का ये फैसला कहीं न कहीं बाबा रामदेव के बचाव में लिया हुआ फैसला दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के अंत में बात जीडीपी ग्रोथ पर बड़े दावे की। मोदी सरकार का दावा था कि 2025 तक देश की जीडीपी $5 ट्रिलियन की होगी। 3 साल से देश के जो हाल है, उससे ये लक्ष्य 2028 तक भी पूरा होता संभव नहीं दिख रहा है। वर्ष 2020-21 में जीडीपी को 8% का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उम्मीद थी कि 2021-22 में राहत मिलेगी। शुरुआती अनुमान भी राहत देते दिख रहे हैं, लेकिन अब लगातार संशोधित अनुमानों में अर्थव्यवस्था मुश्किल में फंसती दिख रही है। ब्रिटेन की ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। तो क्यों घटाया गया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, देखिए ये रिपोर्ट। इस साल की शुरुआत से ही दुनिया भर की तमाम सर्वे एजेंसियां दावा कर रही थी कि भारत की जीडीपी 2021-22 में 13% की तेजी से बढ़ेगी, लेकिन मार्च के बाद अचानक महामारी के बढ़ते मामलों के कारण देश लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में चला गया।
इसके बाद ये अनुमान घटकर 10% तक आ गए और अब ब्रिटेन की ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने देश की जीडीपी को लेकर नया दावा किया है। बार्कलेज ने दावा किया है कि महामारी की दूसरी लहर से भारत की जीडीपी को जो नुकसान का अनुमान पहले जताया गया था, हकीकत में नुकसान उससे ज्यादा है। बार्कलेज के भारत में प्रमुख अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया ने इसके लिए टीकाकरण की धीमी रफ्तार को जिम्मेदार बताया है। बार्कलेज ने इसके साथ ही भारत को लेकर अपना अनुमान पिछले बार से 0.8% कम कर दिया है, यानी भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 10% से भी कम यानी 9.2% रहेगी। पिछला अनुमान 10% का था। हालांकि आरबीआई अभी भी 10.5% की ग्रोथ का अनुमान जता रहा है। एक महीने में ही बार्कलेज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 2 बार कम किया है। 3 मई को बार्कलेज ने अपने पिछले अनुमान 11% से घटाकर 10% किया था और अब 9.2% कर दिया है। इसके साथ ये भी कहा है कि यदि भारत में महामारी की तीसरी लहर आई तो ये अनुमान और भी कम हो सकते हैं। बार्कलेज ने कहा कि जब तक सरकार टीकाकरण की रफ्तार को तेज नहीं करेगी, तब तक भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर लोगों में सवाल बने रहेंगे। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।